Hello friends, this is Kushagar Sharma. Today we are going to start a new topic that is relation and function. So समझते हैं उससे पहले कि what are the basics of the relation. So let's get start. मैं आपको एक छोटा सा रिकॉल करा रहा हूँ that was from 11th, that is Cartesian product. जैसा कि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते थे. मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको. बच्चे पढ़ते ज़्यादा नहीं है तो भूल भी जाते हैं जल्दी. A कॉमा B. सो अगर हम A क्रॉस B करते थे तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्ड पेयर 1 सबसे पहले A से मैच होता था, देन 1 B से, देन 2 A से मैच होता था, देन 2 B से मैच. जब हम इसको इमेज के फॉर्म में लिखते थे 1 2 A B, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं और आप लोग कई बार ये चीज कर चुके हैं 11. इसको बोलते हैं आउटपुट. सो A is called the image of 1. B is also called the image of 1 according to the Cartesian product. A is also image of 2 and B is also image of 2. तो हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ रखा था. अब एक चीज समझते हैं. सिंस A is image of 1 एंड आप लोग देख सकते हैं A is an output. A आउटपुट में है और 1 इनपुट में है. सो वी कैन से कि 1 is somehow related to A, क्योंकि 1 रखने पे आपका A आउटपुट आया. जब आपने इनपुट 1 दिया तो आपका आउटपुट A आया. सो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं दैट 1 is related to A. सिमिलरली हम लोग दूसरे वाले के लिए भी लिख सकते हैं 1 is related to B. इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 is related to A. इसको पढ़ेंगे 1 is related to B. सिमिलरली हम लोग बाकी के लिए भी लिख सकते हैं 2 is related to A. सो ये जो रिलेटेड वर्ड का यूज किया है, दिस इज कॉल्ड रिलेशन. इधर से रिलेशन आपका ड्राइव होगा कि 1 अगर A से रिलेटेड है तो कैसे रिलेटेड है, व्हाट आर द कंडीशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सच रिलेशनशिप्स. अभी इसमें हम एक चीज छोटी सी और समझते हैं. अभी तो हमने देखा कि 1 is related to A, 1 is related to B, 2 is related to A and B both. सो सारे एलिमेंट से आउटपुट के रिलेटेड है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी बाउंडेड हो ये सारी चीजें. सो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बाउंडेड का. 1 2 3 4 5 6 सपोज. दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट. सो अभी हम देखते हैं 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3. अगर सपोज ऐसा है तो कोई ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट, हम लोग या हम कोई ऐसा लॉजिक बना सकते हैं कि इस लॉजिक के थ्रू अगर हम इनपुट 1 डालें तो आउटपुट भी 1 आए. मैं आपको बता देता हूं कि दैट लॉजिक विल बी y इक्वल्स टू x. अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, so that logic will be y equals to x. अगर हम इनपुट को 1 रखेंगे then y will be 1, means output will be 1. अगर हम इनपुट को 2 रखेंगे then output will be 2 and 3 रखेंगे तो 3. अभी हम इसमें एक और रिलेशन नया बना सकते हैं. सेम टाइप को ले रहा हूँ, ध्यान से समझना बिकॉज इधर कॉन्सेप्ट है. 1 2 3 1 2 3 4 5 and 6. 1 is related to 2 is related to 3 is related to 4.
क्या कोई ऐसा लॉजिक है कि हम इनपुट 1 डालें और आउटपुट 2 आए, 2 डालें तो 3 आए, 3 डालें तो 4 आए? यस, देयर इज अ लॉजिक, दैट इज y इक्वल्स टू x प्लस 1। अगर हम इनपुट 1 रखते हैं देन आउटपुट विल बी 2, अगर हम इनपुट 2 रखते हैं देन 3, देन 3 रखते हैं देन 4। सो हम देख सकते हैं कि हमने एक ही x लिया, सेम y लिया, और हमें दो अलग अलग रिलेशंस मिले। हम लोग इसको फंक्शन भी मानते हैं, और आप देख सकते हैं दीज आर लीनियर इक्वेशंस। सो हमें दो अलग अलग रिलेशंस मिले। इट मींस कि अगर हम कोई भी दो सेट ले लें और उनमें जितने भी पॉसिबल हम ऑर्डर्ड पेयर बना सकें, उनके जितने भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेंगे, दे विल बी द रिलेशंस। मेरा कहने का मतलब था, अभी इसमें मैं और भी रिलेशन बना सकता हूं, लाइक 1 को 3 से, 2 को 4 से, 3 को 5 से कर दूं तो एक और रिलेशन बन जाएगा। इट्स लाइक मैं जितने भी कॉम्बिनेशंस बना पा रहा हूं उतने रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने ऑर्डर्ड पेयर कॉम्बिनेशंस का मतलब समझिएगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनसे मैं जितने भी कॉम्बिनेशन बना पाऊं, इसका मतलब है मैं अगर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को ले रहा हूं then that will also be a relation। अगर मैं इन दोनों को ले रहा हूं तो ये भी एक रिलेशन होगा, अगर सपोज मैं 3 को ले रहा हूं तो वो भी एक रिलेशन होगा। इसका मतलब है मैं इस सेट के A क्रॉस B सेट के जितने भी सबसेट्स ले सकता हूं उतने रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। इट मींस नंबर ऑफ रिलेशंस in any two sets having m and n elements respectively can be equal to total number of subsets। नाउ सबसेट्स कितने बनेंगे? अगर मैंने एक सेट लिया m और एक सेट लिया जिसमें n एलिमेंट्स हैं, और मैं उनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो हमें टोटल एलिमेंट्स मिलेंगे m into n। आप पढ़ चुके हैं इस चीज को 11th में, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। एक सेट में m एलिमेंट है और एक सेट में n एलिमेंट है, जब मैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो आपको टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे उसमें दे विल बी mn। So total number of subset was in 11th 2 to power n। मीन्स अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते थे 2 to power n। अगर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में mn एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितना बना सकते हैं? दैट विल बी 2 to power mn। सो कोई भी दो सेट्स जिसमें एक में m एलिमेंट है और एक में n एलिमेंट है, उनमें टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगे वो होंगे 2 to power mn। करेक्ट? अभी मैं कुछ चीजें हटा रहा हूं इधर से। तो हमें इस टाइप से एक चीज और मिल गई, दैट इज रिलेशन जो है वो आपका सबसेट होगा A क्रॉस B का, क्योंकि रिलेशन A क्रॉस B के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से निकलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं R विल बी सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। सो आपके पास दो पॉइंट हो गए। Number of relation in any set, two sets having m and n elements respectively can be 2 to power mn, and relation will always be the subset or equal to A cross B। अभी हम लोग देखते हैं
टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहले कि रिलेशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। उसमें पहला टाइप आता है आपका वॉइड रिलेशन। अभी ये क्या चीज है समझते हैं। वॉइड रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं इस चीज को। जैसे मैंने सपोज एक सेट लिया 1, 2, 3 और मैं एक रिलेशन ले रहा हूं दैट इज, इसको मैं लिखना अभी आपको समझा रहा हूं, पहले मैं लिख लूं a कॉमा बी सच दैट a इक्वल्स टू माइनस बी एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म बनाना सीखा था 11th में। सेट बिल्डर फॉर्म जैसा ही है ये, बस प्रॉब्लम है इधर पे ये वाली चीज। ये क्या है, हम लोग अगर ध्यान दे तो हमने a क्रॉस b में जब एलिमेंट्स बनाए थे, दोज एलिमेंट्स वर इन द फॉर्म ऑफ a कॉमा b। हम लोग ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते थे इसको 11th में। सो रिलेशन में अगर कोई एलिमेंट होता है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ a कॉमा b। सो मैंने उसी को लिखा है a कॉमा b सच दैट a इक्वल्स टू माइनस बी। मीन्स अगर हम b को 1 रखेंगे देन a विल बी -1 ऑब्वियसली। अगर हम b को 2 रखेंगे देन a विल बी -2। और एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशन दी है दैट इज a कॉमा b जो है वो आपका कैपिटल A सेट को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब हमें a और b लेना है तो केवल कैपिटल A सेट से लेना है। अब हम देखते हैं क्या ये रिलेशन वॉइड रिलेशन है, समझते हैं कैसे। अगर हम सपोज करो, इसको मैं अब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर हम b को 1 लें सपोज, तो a आपका हो जाएगा -1 जो कि आपका सेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज a -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, a है जो वो कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है और कैपिटल A में कोई -1 जैसा एलिमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 एलिमेंट है। अगर हम सिमिलरली b को 2 ले लें सपोज, देन a विल बी -2 विच इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज -2 फिर से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ए सेट में। तो स्मॉल a जो आप ले रहे हो ए सेट से वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, वो 1, 2, 3 में नहीं है, वो -2 है। इस वजह से ऐसा कोई एलिमेंट इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, जब हम b को 3 ले लें देन a विल बी -3 और हम देख सकते हैं ये भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज -3 जो है वो इस सेट में नहीं है। तो ऑन द होल जो R सेट आया आपका उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है आपका जो रिलेशन है वो वॉइड रिलेशन है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको समझ आ गया वॉइड रिलेशन क्या होता है। ऐसी रिलेशन जिनमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है उन्हें हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन। अब समझते हैं नेक्स्ट टाइप का रिलेशन दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। अब ये क्या चीज है देखते हैं। मैं एक सेम एग्जांपल ले रहा हूं a इक्वल्स टू 1, 2, 3 और मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं। आइडेंटिटी को मोस्टली I से ही रिप्रेजेंट करते हैं, I और A सफिक्स में। इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो A सेट से बन रहा है। ओके, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं अब इसका मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट जो a, a टाइप के होंगे। मतलब अगर हम a को 1 रखें, अगर हम स्मॉल a को 1 लें, बिकॉज हमें लेना कैपिटल A सेट से ही है स्मॉल a सारे, तो अगर हम स्मॉल a को 1 लें
तो हमारे पास जो रिलेशन में एलिमेंट आएगा वो हो जाएगा 1,1, और जब हम स्मॉल a को 2 लेंगे तो जो एलिमेंट हो जाएगा दैट विल बी 2,2, एंड व्हेन विल टेक द 3 then element will be 3,3. So you can see this is an identity relation. अगर हम इस सेट में जितने भी एलिमेंट होते सपोज ये 10 तक होते तो मैं 10 तक जाता है ऐसे ही करके, बिकॉज हमें a, टाइप के सारे एलिमेंट उस सेट में रखने हैं। तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं इस चीज को, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज आगे आके आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है जो प्रॉब्लम करता है आगे। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। उसका रीजन है कि हमने 3 एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया जबकि वो एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए था, बिकॉज ए जो है वो ए के सारे एलिमेंट्स हैं, बारी बारी से हम एक एक लेंगे तो दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं 2,2, दिस इज ऑल्सो नॉट an आइडेंटिटी रिलेशन। एक्सपेक्ट करता हूं आइडेंटिटी रिलेशन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था जिसमें किसी भी कॉन्टेक्स्ट के सारे एलिमेंट अगर इंक्लूडेड हो तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते थे। अभी देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अगर हम सेम चीज ले रहा हूं मैं 1,2,3 और एक रिलेशन लिख रहा हूं, कोशिश करिएगा आप लोग समझने की उसको। यूनिवर्सल रिलेशन इन ए, जरूरी नहीं है हम बार बार इसको यू एप्रोस्ट्रोफी ए से ही लिखें, यू सफिक्स में ए से ही लिखें, हम कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं a, b सच दैट a minus b belongs to integer and a, b belongs to small a, sorry capital A। तो अब इसको समझते हैं क्या चीज है। दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। हमने लिया रिलेशन में हमें पता है जो भी एलिमेंट होते हैं वो a, b टाइप के ही होते हैं। तो अगर हम इस सेट में कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन में कोई भी एलिमेंट रखेंगे a, b टाइप का, तो हमने लिया है सच दैट a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब है जब हम कोई भी a इसमें से चूज करके और कोई भी b इसमें से चूज करके, अकॉर्डिंग टू दिस हमें इसी से ही a और b चूज करना है, तो कोई भी a और कोई भी b चूज करके जब हम इसमें रखेंगे तो वो इंटीजर होने चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि हम इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएं, सपोज हमने a को 1 ले लिया, b को 2 ले लिया, दिस विल बी -1 विच इज एन इंटीजर। अगर हम a को 2 ले लें और b को 1 ले लें तो दिस विल बी 1 विच इज आल्सो एन इंटीजर। सो वी कैन चूज एनी टू ऑफ देम। हमें हमेशा a माइनस बी करने पे इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब है जब हम यूनिवर्सल सेट को बनाएंगे तो उसमें सारे के सारे पॉसिबल पेयर्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। सारे के सारे पॉसिबल पेयर्स जो है इसमें आ जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है अपना, यूनिवर्सल रिलेशन जो है अपना, वो a क्रॉस a ही है एक्चुअली। सो बहुत कुछ मैच करता है। a क्रॉस a के सारे एलिमेंट जो हैं जब किसी रिलेशन में आ जाते हैं उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ऐसे यूनिवर्सल सेट था कि जब सारे के सारे एलिमेंट किसी भी सेट में आ जाएं, दैट वाज यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली इधर पे भी है, जब सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट किसी रिलेशन में आ जाए तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। एक्सपेक्ट करता हूँ ये चीज समझ आ गई। अब मूव करते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन, कई बार 6 नंबर में आते हैं।
जो कि नेक्स्ट टाइप भी है आपका, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है, अगर a कॉमा ए सेट belongs to R, then that is reflexive relation। आप अगर रिकॉल कर पा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, बट कोशिश करिए। मैंने आइडेंटिटी रिलेशन भी बताया था, मैं साइड से लिख रहा हूँ, उसको कंपेयर करना जरूरी है, बिकॉज कंफ्यूजन इधर पे ही होता है कि व्हेन इट इज आइडेंटिटी रिलेशन और व्हेन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कुछ ऐसे लिखा था मैंने आइडेंटिटी रिलेशन। हम लोगों ने, मैंने बोला था इसमें कि अगर ए में 3 एलिमेंट हैं तो इसमें तीनों एलिमेंट होने चाहिए। लाइक वन एग्जांपल में लिया था 1,1, 2,2, 3,3। लेकिन इसमें क्या है समझते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इनका कहने का मतलब है, मैं लिख रहा हूं, इफ ए इज टेकन then a comma a must be taken। मतलब है अगर हम a ले रहे हैं किसी भी चीज के पेयरिंग के लिए, तो हमें a कॉमा a भी लेना पड़ेगा उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए। आई नो समझ नहीं आया, मैं एक एग्जांपल इसमें भी लेता हूं। सपोज a मैंने लिया और मैंने एक रिलेशन लिखा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। 1,1, 1,2, 2,2, 3,3। आप देख सकते हैं मैंने 1 एज अ इनपुट लिया, आउटपुट कुछ भी था बट मैंने 1 एज अ इनपुट लिया। इट मींस अगर मैंने 1 इनपुट लिया है तो मेरे को 1,1 लेना पड़ेगा। अगर मैंने 2 इनपुट लिया है देन आई हैव टू टेक 2,2। इफ आई हैव टेकन 3 एज इनपुट देन 3,3 मस्ट बी इन द रिलेशन सेट। तो इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। एक और इसका काउंटर एग्जांपल देता हूं मैं, 1,2, 2,3, 2,2। In this relation, in this set of relation, you can see I have taken 2 as an input. It means I have to take 2,2 as a element. Yes, I did. But मैंने 1 input लिया लेकिन 1,1 as an element नहीं लिया है इसमें। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। एक छोटा सा एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे और क्लियरली समझ आ जाए आपको। 1,2, 1,1, 3,1। नाउ आप देख सकते हैं मैंने 1 एज इनपुट लिया तो 1,1 भी लिया एंड 3 एज इनपुट लिया लेकिन 3,3 नहीं लिया। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो डिफरेंस क्या हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में? आइडेंटिटी रिलेशन में ए में जितने भी एलिमेंट हुआ करते थे हम सारे लेते थे, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम इनपुट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं वेदर वी हैव टू टेक ए कॉमा ए टाइप और नॉट। अगर हमने 1 लिया है तो हमें 1,1 लेना पड़ेगा, अगर हमने एज अ इनपुट 2 लिया है तो हमें 2,2 भी रखना पड़ेगा। सो दिस वाज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे।
अभी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है समझते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा, अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। इनका कहने का मतलब है अगर ए कॉमा बी इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर ए कॉमा बी लिया गया है रिलेशन में तो बी कॉमा ए भी लेना पड़ेगा रिलेशन में, देन इट विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। मैंने एक रिलेशन ले लिया 1,2 1,1 2,2 2,1. As you can see 1,1 is of A, A type. It's not of A, B type. तो हम इसको ड्रॉप करते हैं, 2,2 को भी ड्रॉप करते हैं, this is of A, A type. हम लोग देखते हैं 1,2 this is of A, B type because A और B are different. Now हमने 1,2 लिया है, then according to law अगर हमने 1,2 लिया है then we have to take 2,1 also. And you can see I have taken 2,1 also. It means this is a symmetric relation. Now let's take another example to completely understand it. 1,2 2,1 3,1 3,3. Now let's see what this example says. 3,3 is not of our matter, our concern. Now let's see, I've taken 1,2, then we have to take 2,1 also for symmetric relation, and yes I did. I've taken 3,1 as an element, then we have to take 1,3 as an element also for this relation to be symmetric, but I haven't. It means this is not a symmetric relation. एक और अच्छा एग्जाम्पल इसका एग्जिस्ट करता है, मैं आशा करता हूं आपको समझ आया जी, बिकॉज 1,3 सेट में नहीं था, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, 1,1 2,2, this is reflexive also, I have told you earlier. Now see 1,1 is not of A, B type and 2,2 is also not of A, B type. It means I haven't taken any element in this relation set like A, B type. It means अगर मैंने A, B type नहीं लिया है तो we need not to, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने A, B type का एलिमेंट नहीं लिया है रिलेशन में तो हमें B, A लेने की जरूरत नहीं है। It means इसमें ना A, B type है ही नहीं तो हम B, A type ढूंढेंगे भी नहीं। It means ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब क्या कैसे समझते हैं इस चीज को, कि मैं जैसे समझता हूं कि A, B क्वेश्चन की कंडीशन है और इसको हम ढूंढते हैं क्वेश्चन में। अगर वो अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो हम उसको ढूंढेंगे भी नहीं, उसका जो सॉल्यूशन है B, A। इन्होंने A, B अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं की तो वी आर नॉट सपोज टू सर्च फॉर B, A। इट मींस अगर वो अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वील कंप्लीटली से दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, आशा करता हूं आपको समझ आया ये चीज। हाँ, नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिएगा। इसकी कंडीशंस जो हैं दोज आर इफ एंड ओनली इफ A, B belongs to R, B, C belongs to R, then it implies that A, C must belongs to R for this relation to be transitive. Now what is this? A, B अगर रिलेशन में है, B, C भी अगर रिलेशन में है तो A, C रिलेशन में होना चाहिए इस रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए।
मतलब ये दोनों जो कंडीशंस हैं, इसको क्वेश्चन को फुलफिल करना है और इसको हमें सर्च करना है। अगर क्वेश्चन अपनी कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा तो भी हम उसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। इसका मतलब है कि अगर उसने सपोज a कॉमा बी दिया, b कॉमा सी नहीं दिया, तो हमें a कॉमा सी सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव होगा फंक्शन। अगर उसने दोनों ही नहीं दिए तो भी वो ट्रांजिटिव होगा, बिकॉज उसको अपनी कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इसके लिए। 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 1. Now see, 1, 1 is not any of this type, because a, b, b, c, these are not a, a type, correct? अभी इनमें देखते हैं, इसमें थोड़ा सा लग रहा है मेरे को कुछ हो सकता है। 1, 2, a, b, a आपका 1 हो गया, b आपका 2 हो गया, 2, 3, b, c हो गया, b आपका 2 था और c 3 हो गया। इट मींस अभी क्वेश्चन ने अपनी दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर लिया है। अब हम अपने साइड से इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हम ढूंढेंगे इसको कि a, c टाइप का एलिमेंट है या नहीं। a हमारा 1 था और c हमारा 3 था, तो इट मींस सेट में 1, 3 भी होना चाहिए, और वी कैन सी 1, 3 इज इन द सेट। इट मींस ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। हमें 1, 1 से मतलब नहीं है, बिकॉज वो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका। 1, 2, 1, 1. Now here you can see 1, 2 is of a, b type, but हमें b, c टाइप का कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है इधर पे। 2 से शुरू कुछ नहीं हो रहा है इधर पे फिलहाल। इट मींस क्वेश्चन ने अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं की है, उसका एक एलिमेंट रह गया है अभी होने के लिए। तो हमें ज्यादा सर्च नहीं करना, सिंस क्वेश्चन अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इट मींस वो ट्रांजिटिव होगा, हमें ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। एक और देखते हैं, ट्रांजिटिव के थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं कभी कभी एग्जांपल्स। वन, 2, 2, 3, 3। इसमें क्वेश्चन ने एक भी एलिमेंट इस टाइप का नहीं लिया, ना a, b, ना b, c, सारे के सारे a, a टाइप है। इट मींस क्वेश्चन ने अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं की है, इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और मैं बता चुका हूँ ये रिफ्लेक्सिव भी है, और इसने सिमेट्रिक की भी कंडीशन फॉलो नहीं की है, तो ये सिमेट्रिक भी है। तो इट्स ऑल ऑफ 3 टाइप्स। सॉरी गाइस, एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी, तो आई होप आपको समझ आ गया सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ऑल टाइप ऑफ द रिलेशंस। सो मैं कल इसका एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं इसी के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं सॉल्व वो समझाऊंगा, और आपको इसका असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।